राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये भी वन शॉर्ट वीडियो है, तो शॉर्टकट में चलेंगे इसमें, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए इसका डिटेल में ले जाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट उसी के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले आज मेरा टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग, मेरा मेन टॉपिक यही है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक जानेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर उसका समीकरण जानेंगे। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले हम लोग दो टॉपिक जो पिछले कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें दो परिवर्तन होता है, क्या क्या? एक रासायनिक परिवर्तन और एक क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है इसमें। सबसे पहले जानिए दो चीज, किसको किसको? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। उसके बाद आगे जानेंगे तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जिसमें रसायन का यूज हो, लेकिन यहाँ तक ये लागू नहीं होता, डिफिनेशन यहाँ तक लागू नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन कब होगा? जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें एक नया पदार्थ होता है और उसके जो गुण होते हैं उसमें गुण में क्या होता है? बदलाव। उसका गुण में क्या होता है? बदलाव होता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन बदलेगा, अवस्था तो बदलेगा, लेकिन उसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रासायनिक परिवर्तन में आप जैसे एक कागज को जलाएं, उससे क्या निकल रहा है? धुआं। उससे क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कागज से क्या बना? फिर उसका राख बन गया। क्या बन गया? राख। तो कागज से राख का बनना, तो फिर राख से हम क्या कागज को बना सकते हैं? नहीं। उससे नया पदार्थ बनेगा, लेकिन फिर उससे रिटर्न हम उस पदार्थ में नहीं आ सकते। तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में क्या है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ यदि हम किसी दूसरे पदार्थ में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर रिटर्न वही पदार्थ आ जाना चाहिए। जैसे भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल ले लीजिए क्या? बर्फ को आप क्या कीजिए? पानी में बदलिए, फिर पानी से हम क्या बदल सकते हैं? बर्फ। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, बर्फ से पानी, फिर पानी से बर्फ, इसके गुणों में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका गुण जो है, यानी बर्फ भी मेरा क्या है? H2O, पानी भी क्या है? H2। तो इसमें कोई, इसका गुण में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या रहता है? भौतिक परिवर्तन। मतलब इसमें और एक भाषा से जान सकते हैं क्या कि जब कोई भी पदार्थ, भौतिक परिवर्तन कब होता है? जब उसमें उसकी अवस्था में चेंज करेंगे, उसकी अवस्था में, फिर उस अवस्था को पुनः उसी अवस्था में हम ला सकते हैं, तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ये नहीं बोलता है। यदि आप इसको चेंज किए दूसरे अवस्था में, तो फिर वो उल्टा उस अवस्था में वापस नहीं आ सकता, यानी ये रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यूएबल है, यानी इसको फिर से उस रूप में लाया जा सकता है, उस रूप में लाया जा सकता है, लेकिन फिर इसको उस रूप में लाया नहीं जा सकता। जैसा एग्जांपल होता है कागज को जलाने क्या हुआ? राख। उससे धुआं भी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, लेकिन राख से फिर हम कागज नहीं बना सकते। ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो वही बहुत सारे एग्जांपल है रासायनिक परिवर्तन। और इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हम लोग रसायन के बारे में सारा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अपना से कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। जितना भी आप लोग का समीकरण मिलेगा उसी का समीकरण का यूज करेंगे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा समीकरण का यूज नहीं करेंगे। मतलब अपना से इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रयोग द्वारा यहाँ पे लिखा गया। यदि हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, फिर उससे क्या हो सकती है? कुछ दूसरा केमिकल का निर्माण हो सकता है, जो हमारे लिए क्या हानिकारक, हमारे लिए क्या हानिकारक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या बोले? जब कोई भी वस्तु में क्या होता है, उसका अवस्था में तो चेंज होगा ही होगा, फिर अवस्था में चेंज होने के बाद फिर पुनः वो वापस उसी अवस्था में लौट के नहीं आए, पुनः वापस उसी अवस्था में लौट के नहीं आता है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे और एग्जांपल ले लो, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना। हम लोग जो खाना खाते हैं, तो खाना का जो पाचन क्रिया होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है।
खाना जो हम लोग खाते हैं और खाना का जो पाचन होता है, खाना का क्या होता है, पाचन, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और बहुत सारा दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, देखो दूध से दही बन रहा है लेकिन फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। वही एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब उसमें गुण भी चेंज हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, गुण चेंज हो जाएगा, उसका जो पहले का गुण है वो गुण उसमें नहीं रहेगा। वही बोला है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब उससे क्या होता है, नया गुण वाला अलग नया टाइप का पदार्थ का निर्माण होगा। पहला उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। ये अभी आगे एग्जांपल में पढ़ेंगे, जैसे अभिकारक और उत्पाद आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले देखो, जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों को साथ में अभिक्रिया की तो क्या बना, CO2। तो ये दोनों अभिक्रिया में क्या हो रहा है, भाग ले रहा है, ये दोनों अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है, अभिकारक। क्या बोला जाता है, और इससे जो कुछ बना, इससे जो कुछ भी बना उसको क्या बोला जाता है, उत्पाद। क्या बोला जाता है, उत्पाद। वैसे तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के एग्जांपल, भोजन का पाचन, जो हम लोग श्वसन, जो हम लोग श्वास लेते हैं वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये आप लोग बुक में भी देखिएगा कि उसमें मैग्नीशियम रिवर को जब जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम रिवर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, एक नया पदार्थ, वो भी क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है दूध से दही का बनना, दही का बनना। उसके बाद क्या है, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, यानी जो भोजन हम लोग पकाते हैं घर में, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, भोजन जब खाना बनता है क्या उससे हम रिटर्न आ सकते हैं क्या, और उससे क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नया गुण वाला बनता है। तो वो भी भोजन का जो पकाने की प्रक्रिया है वो भी क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, है ना, या रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसको पहचानेंगे कैसे, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसको पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का तरीका क्या, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस हो सकता है, यानी उसका जो अवस्था है उस अवस्था में पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहला रंग में परिवर्तन, यानी उसका कलर में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन, उसका टेम्परेचर में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अभी हम एग्जांपल बताया था कागज का जलना, तो कागज को जलाएगा तो उसका टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वही हो गया तापमान में परिवर्तन। उसके बाद गैस का उत्सर्जन, उससे क्या निकलेगी, गैस का उत्सर्जन का मतलब क्या होगा, उससे गैस का निकलना, गैस का, अब जैसे बोले ना कार्बन प्लस O2, उससे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरह से क्या है, गैस जो क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। कोयला को जलाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो कोई किसी चीज का निकलना ही कहलाता है उत्सर्जन, ठीक है। तो गैसों का उत्सर्जन। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का तरीका क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। गंध में परिवर्तन, गंध में भी परिवर्तन, मतलब जो पहले उसका गंध आएगा वो बाद में उसका अभिक्रिया के बाद उसका गंध में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद और भी हो सकता है स्वाद, टेस्ट, स्वाद में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन। ये स्वाद में परिवर्तन ऐसा नहीं कि सबको क्या करेंगे, टेस्ट करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ केमिकल का यूज हो रहा है। तो कुछ दूसरा हो सकता है जो हम लोग को टेस्ट करके भी हम पता कर सकते हैं कि उसमें रसायन क्या हो, परिवर्तन हो। तो इसमें स्वाद वाला में केमिकल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वैसे पदार्थों का यूज करेंगे जो हम लोग जैसे खाना बनाने, हमारे खाना बनाने से तो किससे पता कर सकते हैं कि परिवर्तन हो,
स्वाद से भी, है ना। अब गोभी को कच्चा खाइए फिर पका के खाइए तो दोनों का टेस्ट क्या होगा, अलग नजर आएगा, है ना। अगर दूध से दही का बना, दूध का टेस्ट अलग होगा, दही का टेस्ट अलग होगा। तो किससे परिवर्तन होता है, उसमें स्वाद का परिवर्तन भी होता है। इसका परिवर्तन होता है स्वाद, यानी उसमें टेस्ट में भी परिवर्तन आ जाए। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण हम पता कर सकते हैं कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अवस्था परिवर्तन मतलब वही हो गया कि मतलब ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, ये क्या कहलाता है, अवस्था में परिवर्तन। जो भी बताया गया था क्या, मैग्नीशियम को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम को एक मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन जिसका Mg प्लस ऑक्सीजन O2, इसके साथ जब इसको अभिक्रिया किया गया, इसके साथ क्या किया गया, अभिक्रिया किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा ये संतुलित नहीं, ये संतुलित नहीं। तो संतुलित करना आगे भी हम जस्ट देखेंगे संतुलित कैसे किया जाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इस चैप्टर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब वो एग्जाम में एकदम कंपलसरी आएगा ही आएगा, एकदम कंपलसरी। 2 या 3 या 4 कभी कभी दे देता है आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है कि मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें संतुलित कैसे होगा, तो संतुलित क्यों करना क्यों है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसके अनुसार से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि इधर वाला जो उत्पाद बना और इधर जो अभिकारक, इसका कुल द्रव्यमान और इसका कुल द्रव्यमान दोनों क्या होता है, स्थिर होता है, यानी बराबर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी यही हमको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, यही संतुलित होने नहीं दे रहा, ये बैलेंस होने नहीं दे रहा है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 देंगे, ऐसा नहीं, ये गलत है। कभी भी यदि संतुलित किया जाता है तो सब उसको सबसे पीछे दिया जाता है, कहाँ पे, यहाँ। तो यहाँ जैसे ही 2 थी तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2, लेकिन फिर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, मैग्नीशियम में कितना हो गया, 2। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम को संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीशियम इधर कितना, 1, तो यहाँ पे भी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। और ये 100% आपका एग्जाम के बेसिस से एकदम इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। प्रत्येक मतलब अभी तक का यही रिकॉर्ड देखा गया है कि प्रत्येक साल ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता ही आता है, इसमें एकदम श्योर ही मान के चलना है, ठीक है। अब हम क्या देखे थे, अवस्था में परिवर्तन। तो पहले क्या, रंग में परिवर्तन हम देख चुके हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो उसमें रंगों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आप मान लीजिए लोहा ही लीजिए, जब लोहे का आप लीजिएगा तो उसका कलर जब लेने के समय दिखेगा अलग तरह से रहेगा, है ना। स्टील एकदम रहेगा, सिल्वर कलर जैसा रहेगा मान के चलिए, लेकिन जब इसमें जंग लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, जंग, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी उसमें क्या हो जा रहा है, रंग में परिवर्तन होता है, रंग में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और हो सकता है वेट में परिवर्तन, जो भी बताए नहीं, उसका भार में भी क्या होता है, परिवर्तन। एक चीज आश्चर्यचकित होगा कि लोहे का वेट, लोहे का वेट यानी भार जो जंग लगने से पहले और जंग लगने के बाद, तो जंग लगने के बाद इसका वेट बढ़ जाता है, इसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका, लोहे। यदि लोहे का लोहे में यदि जंग लग गया तो उसका वेट जो पहले के अपेक्षा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही बोला गया है, जैसे मान लीजिए लोहे के कीड़े को रखेगा तो कैसा रंग हो जाएगा, बुरा रंग हो जाता है ना। ये मतलब रंगों में परिवर्तन हो सकता है। देखिए इसमें जैसे फॉर एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट, क्या लिया है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये हो गया आयरन, ये हो गया फेरस सल्फेट, और ये क्या हो गया, कॉपर, ठीक है।
तो कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ जब इसको अभिक्रिया किया गया, क्या किया गया, अभिक्रिया किया गया, क्या बना, फेरस सल्फेट और क्या बन गया, कॉपर बन गया। इसमें देखिए संतुलित है, Cu Cu एक एक है, संतुलित है। सल्फेट में S एक है, S एक है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, Fe1 Fe1, और ये क्या है, संतुलित है, इसलिए इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। और ये आता ही आता है, संतुलित करना एकदम कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। अब बोले तापमान में परिवर्तन, ये सारा हो गया, ठीक है। तापमान में टेम्परेचर में चेंज, जैसे कब बोले थे यहाँ छोटा सा कागज, कागज का टेम्परेचर जलाने से पहले कुछ होता है, जलाने के बाद उसका टेम्परेचर कुछ अलग हो गया, और जलाने के दौरान भी उसका टेम्परेचर कुछ न कुछ अलग हो गया। तो उसमें तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। गैस का उत्सर्जन, और उससे गैस निकलता है, क्या निकलता है, गैस, वही हो गया गैस का उत्सर्जन। जैसे एग्जांपल ले लिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन मतलब उससे गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। कब, रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उससे कौन सी निकलती है, गैसें उत्सर्जित होती है, यानी गैसें क्या होती है, निकलती है। जैसे एग्जांपल बोल दिया यहाँ पे H2SO4, इसका रासायनिक सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है, जिंक, Zn जिंक, इससे क्या बना, जिंक सल्फेट, क्या बना, जिंक सल्फेट। और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस, तो क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इससे कौन सा गैस निकल रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। उत्सर्जित हो रहा है मतलब निकल रहा है ना। ये हो गया किसमें, गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। अब उसको देखो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जैसे आप एग्जांपल बताते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, MgO बना। ये कैसे लिखा जाता है, तो वही बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। उतना लिखेगा, कोई भी कॉपी में क्या करेगा, ऐसे लिखेगा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऐसा नहीं लिखना है। डायरेक्ट उसको किस रूप में लिखना है, समीकरण के रूप, किस रूप में लिखना है, समीकरण के रूप। जैसे Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम हो गया, उसके ऑक्सीजन के साथ जलाए यानी प्लस क्या कर दिए, ऑक्सीजन, उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी क्या लिख दी, Mg। ये हो गया रासायनिक समीकरण को लिखना। तो कैसे लिखते हैं, जितना भी रासायनिक उसमें जिसमें जितना भी तत्व पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट मतलब उसमें भाग लेता है, उसका संकेत के द्वारा, तत्वों के प्रतीकों के द्वारा उसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। और अभी बताया गया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक। और उससे जो कुछ बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद। ये आगे मिलेगा, होगा। अब उसको भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे रासायनिक समीकरण हम लिख दिए, क्या लिखे, जैसे भी बताया Mg प्लस O2, MgO। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, पता नहीं है ना। हम क्या बोला है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था 3 है ना, हम जानते थे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, तो कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस, हम कैसे जानेंगे। तो इसी को लिखने के लिए उसको साथ में लिखा जाता है। क्या क्या लिखा जाएगा, देखिएगा, जब इक्वेशन आएगा, समीकरण आएगा, तो उसमें लिखा रहेगा S, फिर क्या लिखा रहेगा L, फिर क्या लिखा रहेगा G, फिर क्या लिखा रहेगा AQ, ये लिखा रहता है। तो S का मतलब होता है सॉलिड, मतलब वो वस्तु किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। S से रहेगा लिक्विड, लिक्विड मतलब वो द्रव अवस्था में रहेगा, कैसा रहेगा, द्रव। यानी G से गैस, यानी वो गैसीय अवस्था में रहेगा। और वो हो गया एक्वस, क्या हो गया, एक्वस। एक्वस मतलब जो पानी में घुलनशील है, जो पानी में विलेय है, पानी में क्या है, विलेय है, उसको क्या बोला जाता है, एक्वस।
अब जब रासायनिक समीकरण नीचे देखिएगा तो वही मिलेगा, उसके साइड में लिखा रहेगा, बुक में देखिएगा S लिखा रहेगा, L लिखा रहेगा, G लिखा रहेगा, AQ लिखा रहेगा। तो S मतलब वो सॉलिड अवस्था में है, L मतलब वो लिक्विड की अवस्था में है, और J मतलब वो गैसीय अवस्था में है, AQ मतलब एक्वस है, मतलब वो पानी में विलय है, यानी कि पानी में घुल सकेगा, उसका वही इंडिकेट हमको वहां पे दर्शाया गया। अतः अब यहाँ पे एक ऐसा चीज H2, यदि हम यहाँ से G दे दें, कहीं कहीं आपको रासायनिक समीकरण में मिलेगा H2O G, H2O क्या G, G मतलब गैसीय, तो गैसीय में कौन है H2O, वाष्प, वहां पे किसका यूज किया गया वो वाष्प, क्योंकि आपको पता है ना H2O ही ऐसा है जो कि तीन अवस्था में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के रूप में बर्फ का यूज होगा, लिक्विड के रूप में पानी का यूज होगा, और गैस के रूप में किसका यूज होगा, वाष्प का यूज होगा। किसका यूज होगा, जैसा कि वायुमंडल देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर, यहाँ पे अभी पानी है, ऐसा बात है कि नहीं, यहाँ पे पानी है, लेकिन किस अवस्था में, गैसीय अवस्था, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था। तो ये तो H2O जब यहाँ जी रहा है तो समझिए कि पानी को क्या ले रहा है, वाष्प में ले रहा है, किस में ले रहा है, वाष्प में। वही बोला कि देखिए अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्यों संतुलित करना जरूरी है, अभी बताया गया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो क्यों संतुलित करना, क्यों आवश्यक है, तो वही बोला गया किस नियम के अनुसार से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि ना द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए ये सब बहुत मिले, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण फिजिक्स में चलेंगे है ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और क्या आ गया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, अभी आ गया क्या, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है ना, गया है। तो ये सारे जहां आ गया संरक्षण का सिद्धांत, तो दिमाग में यही रखना कि वो वही चीज बताना चाहता है कि ना तो उसका निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है, जो उसका मास है, मास का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, मतलब एक तरह से ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। इसमें हम बताए थे फिजिक्स में भी, हम किसमें बताए थे, फिजिक्स में भी बताए थे कि किसमें, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है ना। जैसे हम बोले थे बैटरी लीजिए, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। सोलर प्लेट लीजिए तो सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, है ना। ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, एसी को, निम्न एसी को हाई एसी में बदलता है। जो हम लोग का ट्रांसफार्मर यूज होता है, ट्रांसफार्मर ये भी क्या करता है, लो एसी, एसी में समझ रहे हैं, एक हम लोग का करंट दो ही चीज होता है, एक एसी और एक डीसी। तो हमारे घरों में जो होता है, जो हमारे घरों में जो लाइट आ रहा है, ये लाइट जल रहा है, वो कौन सा करंट है, एसी। और जो बैटरी वगैरह में देखते हो, जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, टॉर्च का बैटरी हो गया, है ना, उसमें क्या रहता है, एसी, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, यही एसी को, यानी कम निम्न एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करता है, बदलने का काम करता है। तो हम क्या बोले कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार से यह होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती, तो अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारक ने जो भाग लिया, उत्पाद ने जो उसे बना, तो उसमें उसका द्रव्यमान को ना निर्माण होता है और ना ही विनाश। यानी द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित मतलब वो बदलता नहीं, ना कम ना ज्यादा। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यदि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करें तो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, गलत। तो मतलब कहीं पे भी आपका एग्जांपल लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करके लिखना पड़ेगा। क्या करके लिखना पड़ेगा, संतुलित करके ही लिखना पड़ेगा। अब क्या गया रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, तो वही बोला गया है पहले जो अभिक्रिया में भाग लेगा, वो क्या कहलाता है, अभिकारक, वही बताया गया था। और ये अभिकारक क्या रहेगा, जैसे इधर हो गया अभिकारक, इधर क्या हो गया उत्पाद, ये दोनों के बीच एरो है, इन दोनों के बीच क्या रहेगा, तो अभिकारक में जितना कुछ भी रहेगा वो सब एक दूसरे से क्या रहेगा, प्लस से कनेक्टेड रहेगा। किससे कनेक्टेड रहेगा, प्लस। इधर उत्पाद जो भी कुछ भी बनेगा वो भी किससे कनेक्टेड रहेगा, प्लस।
किससे कनेक्टेड रहेगा? अभी बहुत सारे एग्जांपल हम देखे थे, अभी यही एग्जांपल देखे थे क्या, कार्बन प्लस प्रोटॉन, यानी दो, यहाँ पे दो अभिकारक है, दोनों को एक दूसरे किससे कनेक्ट हुआ, प्लस। और इधर उत्पाद यदि दो से या दो से ज्यादा है तो भी किससे ज्वाइंट रहेगा, प्लस से रहेगा। तो इधर हो गया LHS और इधर क्या हो गया RHS। और जो समीकरण संतुलित नहीं रहता, जो समीकरण संतुलित नहीं रहता वो क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण। क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण। जो बैलेंस नहीं, जो संतुलित नहीं, उसको क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब जब बैलेंस हो गया फिर हो गया संतुलित समीकरण। तो बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार से। किसके अनुसार से, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब उसको कैसे लिखा जाता है, अभिकारक को रखा जाता है लेफ्ट साइड और उत्पाद को रखा जाता है राइट साइड। ये दोनों के बीच बंटवारा कौन करता है, एरो। ये दोनों के बीच बंटवारा कौन करता है, एरो। एरो के इधर हो गया उत्पाद, एरो के इधर क्या हो गया अभिकारक। अभिकारक सब एक दूसरे से प्लस में जुड़े, ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दिए कार्बन ऑक्सीजन बन गया CO2, ये गलत। ये दोनों के बीच यहाँ एक दूसरे से क्या रहेगा, ऐड रहेगा प्लस। फिर इसका अवस्था लिख दीजिए, कार्बन आप ले लीजिए सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन मेरा गैसीय अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बन गया, गैसीय अवस्था में। यानी इसका हो गया भौतिक अवस्था। ये क्या हो गया, यानी कार्बन किस रूप में हम लिए हैं यहाँ पे, सॉलिड के रूप में। ऑक्सीजन क्या लिए हैं, गैस के रूप में। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो भी क्या बना, गैस। और इसलिए यहाँ लिखिए गैसीय अवस्था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को तो नहीं हुआ होगा। आगे ये अभिकारक हो गया है, स्टार्टिंग में भी था। ठीक है, अभिकारक हो गया, अभिकारक उत्पाद हो गया। अब उत्प्रेरक दो, अब हमने अभी क्या नहीं देखे हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसको कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेने में उसको जो मदद करता है, जो क्या करता है, मदद। मतलब एक तरह से समझिए जो एरो रहता है ना, जो एरो रहता है, एरो में यहाँ जो लिखा था कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेने में जो क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है, वो मेरा क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हमेशा एरो जो रहता है, एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। वही बोला गया वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग, देखो ये भाग नहीं ले रहा है, एरो के ऊपर में या नीचे। अभिकारक इधर में होता है, अभिकारक इधर होता है, इधर होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ बोला कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब यहाँ पे रहेगा, अभिकारक को क्या करेगा, बदलने का काम करेगा, तो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक, अब बता दें रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित कर देना, और जो संतुलित नहीं रहेगा उसको क्या बोला जाता है, कंकाली समीकरण। क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण। क्या कहलाता है वो, कंकाली। क्या कहलाता है, कंकाली। संतुलित हो गया संतुलित समीकरण, जो संतुलित नहीं यानी असंतुलित है, अनबैलेंस है ना, ये बैलेंस है, ये अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस उसको क्या बोला जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, इसको बैलेंस करना सीखेंगे, अभी इतना उतना इसमें ध्यान नहीं देना, फिर बैलेंस करना सीखो कि कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने सीख गया तो समझो इससे तुम्हारा है कि 3 या 4 नंबर एकदम श्योर है कि आएगा ही आएगा। हम डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये लंबा प्रोसेस आएगा, इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो संतुलित करना क्या है, अभिकारक वाला हिस्सा है और उत्पाद वाला हिस्सा, दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है, दोनों को इक्वल करना है, दोनों को क्या करना है, इक्वल। फॉर एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे ये छोटा छोटा है, बड़ा वाला लेते हैं, अभी बड़ा मिला तो देखो ये अब बता दिया गया। ठीक है, ऐसे सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, गैसीय अवस्था यानी गैस में रहेगा, जलीय विलयन मतलब जो जल में गिर जाए वो एक्वस कहलाता है। ठीक, बड़ा एग्जांपल नहीं आ रहा है।
उसी को बनाइए सर। एग्जाम्पल ये देखिए, Fe प्लस H2O, इसे क्या बना Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करना है, इसको क्या करना है बैलेंस। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मिलाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ Fe कितना है 1 और Fe कितना है, बैलेंस नहीं है, चलो इसी को बैलेंस कर। तो वहाँ देखो इस बुक में बैलेंस का तरीका बताया गया, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं कि डायरेक्ट बैलेंस कैसे करेंगे, उतना हम प्रोसेस में हम नहीं चल रहे। तो यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है ना। यहाँ आयरन कितना है 3, यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ 3 बैठाएंगे बराबर हो गया, चलिए हो गया। अब आगे ट्राई करो, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ये बराबर है, आगे ऑक्सीजन 4, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, तो यहाँ ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कीजिए, 4 इसके पीछे। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, 4 गुना हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो इधर भी हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा। अब देखिए बैलेंस हो गया, फिर से मिला के देख लीजिए, आयरन 3 आयरन 3 आयरन 3, हाइड्रोजन 4 गुना 8, हाइड्रोजन 4 गुना 8, उसके बाद ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन, और ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस, ठीक है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना सारा क्वेश्चन है इसमें जितना है रिवाइज कीजिए, नहीं बनेगा फिर बताइएगा, बता दिया जाएगा। अब आगे, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सबसे पहले जानेंगे क्या, देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। पहला है क्या संयोजन अभिक्रिया, क्या संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद आता है विस्थापन, क्या आता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद चौथा आता है द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा में क्या आएगा आपका उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, यही दोनों को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये दोनों का मिश्रण, यानी जो दोनों एक साथ, जो दोनों एक साथ उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो क्या कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ये इस बुक में बस इतना ही है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, और ये दोनों समीकरण एक ही में जिसमें हो दोनों मिलाकर कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। और यहाँ पे देखेंगे संयोजन अभिक्रिया को ही बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही बोला जाता है एक तरह से क्या ऊष्माशोषी। अब बोलिए कोई कोई होगा कि दोनों को अलग अलग बोला है, ये इसी का पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है ऊष्माक्षेपी में, इसमें ऊष्मा प्रोड्यूस होता है, उत्सर्जित होता है, उसमें ऊष्मा प्रोड्यूस होता है, उत्सर्जित होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का जरूरत पड़ता है, जिसमें ऊष्मा का जरूरत पड़ता है उसे क्या कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये सारे को देखेंगे, ये सारे आप कल देखेंगे, आज इसके बारे में आप कल देखेंगे, ठीक।